नमस्कार। देश में आरएसएस एक अलग ही राजनीति कर रही है। उसका उदाहरण हाल ही में हुए मतदान और परिणाम के बाद देखने को मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अब बीजेपी मजबूत पार्टी हो गई है, अब वो खुद अपनी मदद कर सकती है। कहने का तात्पर्य था कि आरएसएस की अब उन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जानकार बताते हैं कि आरएसएस के सर्वे में यह आंतरिक रिपोर्ट थी कि बीजेपी का पहले जैसा माहौल आम जनमानस में नहीं है, इसलिए आरएसएस की साख बचाने के लिए इस तरह के बयान दिलाए गए जिससे उसकी साख बची रहे। और अन्यथा जेपी नड्डा जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है जो सीधा सीधा आरएसएस को चुनौती भरे शब्दों में उनकी उपयोगिता खत्म होने और खुद को आरएसएस से बड़ा बताने का दंभ भर सके। खैर, आते हैं हम बीजेपी सुप्रीमो और उनकी पार्टी पर। इनको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने चुनावी परिणाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर लिखा था कि सहयोगी दलों को भाव देना, ज्यादा मंत्री बनाना तो एक स्तर पर मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग का श्रेय तो पूरी तरह से मोदी जी को जाता है। यह चुनावी युद्ध से निकले अनुभव का भी परिणाम है, जबकि संघ की शिक्षा जाति का कोई चीज न होना और इसके चलते विशेष अवसर पर अर्थात आरक्षण की बात भी बेईमानी की है। मोदी जी के अभियान में भी नई जात की गिनती कराने की कोशिश की गई है, लेकिन बेअसर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्ति पर अपने उद्बोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों को लेकर जो कुछ कहा है उसमें असहमति मुश्किल है। अच्छी बातें हैं, संभवतः अच्छी मंशा से भी कही गई हूं, लेकिन समय और अवसर गलत चुने जाने से उनका प्रभाव शून्य ही दिखाई दे रहा है। टोकने रोकने का काम समय पर होना चाहिए, गलती होने के बाद नहीं। मोदी विरोधी लोग यानी पक्ष और प्रतिपक्ष के इन बातों से प्रसन्न है। नरेंद्र मोदी शुरुआती खटकों के बाद अपने पुराने रंग में लौट गए। 400 पार के नारे के बाद 63 सीटें गंवाकर भी उनकी भाजपा न सही एनडीए सरकार बन गई। सब कुछ पूर्वता हो चुका है और उनके कटाक्षपूर्ण और हवाई बातों का दौर शुरू हो गया है। पिछली सरकार के 71 में 33 लोग ही जनता और उनका भरोसा पाकर मंत्री बने हैं, लेकिन वे कब से सभी मंत्रियों में 100 दिन का एजेंडा बनाने की बात करते रहे हैं जिससे विकास की गति बढ़ाई जाए और भारत जल्दी से दुनिया की एक शक्ति बन जाए। नए मंत्रियों को उनके विभाग का पता पहली कैबिनेट की बैठक में ही चला, लेकिन विजन दस्तावेज की मांग पहले से शुरू हो गई थी। एनडीए के सहयोगी दल भी उनके आभा मंडल के आगे नतमस्तक लगते हैं और राजनीति का काखा गाघा समझने वाला भी जानता है कि भागवत जी ने जिस मर्यादा का प्रतिपक्ष आदर का चुनाव में घटिया और समाज को नुकसान पहुंचाने वाली बातें उठाने की शिकायत का, मणिपुर की सुनवाई का, अहंकार न करने जैसे जिन मसलों को उठाया वो सीधे सीधे भाजपा के मौजूदा नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संबोधित लगती है। ऐसी ही एक समीक्षा संघ के मुखपत्र में भी हुई है और उनके भी भाजपा और नेतृत्व को भरपूर कोसा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जनादेश की परवाह नहीं की और नतीजा आने के बाद उनके भाव भंगिमा बदली भी थी। अमित शाह खुद ही राजनाथ जी, जेपी, नीतीश और नायडू को मोदी के पास की जगह देने लगे और मोदी जी को भी अपने फ्रेम में इन चेहरों को आने से कोई परेशानी नहीं लगी। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल के गठन में सामाजिक इंजीनियरिंग का दिखा है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की सामाजिक इंजीनियरिंग इस बार भाजपा पर भारी पड़ी और बाद में प्रधानमंत्री ने लाख और घटिया स्तर पर उतरकर भी कोशिश की, लेकिन चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, जबकि जाति का कार्ड असरदार रहा। सहयोगी दलों को भाव देना, ज्यादा मंत्री बनाने तो एक स्तर पर मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग का श्रेय तो पूरी तरह से मोदी जी को ही जाता है। यह चुनावी युद्ध से निकले अनुभव का भी परिणाम है, जबकि संघ की शिक्षा जाति का कोई चीज न होना, इसके चलते विशेष अवसर पर अर्थात आरक्षण की बात भी बेमन होने की है। मोदी जी के अभियान में भी नई जात की गिनती कराने की कोशिश की गई, लेकिन बेअसर रही। जानकार बताते हैं कि मोदी के पहले कैबिनेट की तुलना में संघ की पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की संख्या
संख्या में 20 की कमी की गई है। ये दल बदल भर नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें अपने लोगों की प्रतिभा और क्षमता, काम होने के एहसास के साथ बाहर के प्रतिभाशाली लोगों को अपनाने का दबाव भी काम करता है। साफ लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भी बदलाव होंगे। कई हो चुके फैसलों पर पुनर्विचार और समीक्षा हो सकती है। लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनाव में ओडिशा में निर्णायक जीत हासिल करके भी पार्टी ने एक प्रतिभाशाली आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। ये सब गिनवाने के बाद भी कहना होगा कि मोदी कैबिनेट का असंतुलन बना हुआ है। भाजपा का प्रभुत्व, मुसलमानों से दूरी और लाख नारा लगाने के बावजूद औरतों की दिखावटी भागीदारी है। कार्य क्षमता और योग्यता के मामले में भी नया प्रयोग नहीं हुआ है। परिवार के बुजुर्ग भागवत के कहने का मतलब तो है ही, सबसे बड़ा मतलब यह है कि संघ और भाजपा के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा बड़ा मतलब यह है कि इस बार की धुलाई ना होती अगर संघ के लोग काम करते। ये असल में संघ को दोषमुक्त करने का बयान है, जबकि अहंकार और निजी दुर्गुणों के अलावा ज्यादातर गलतियां संघ की बुनियादी सोच से आई हैं। जाति को न मानना और पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के प्रति नजरिए में तो मोदी जी के संघ में काफी आगे है। उनका मुसलमान द्वेष संघ से मिली घुट्टी का नतीजा है, जो 15-16% वोटों का उनसे दूर रखता है। और अब इसके बदले कोई हिंदू ध्रुवीकरण भी नहीं हो पा रहा है। कश्मीर की 3 सीटों की परवाह छोड़कर देश भर में उसे मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगाने का दांव भी अब भारी पड़ गया। तभी भाजपा को कश्मीर घाटी में उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हुई। अब्दुल्ला परिवार और महबूबा की हार हुई और संदेहास्पद पृष्ठभूमि के लोग जीते। खुद को विशाल सांस्कृतिक संगठन बताने वाले संघ का छुआछूत हटाने और दलितों के प्रति ही महिलाओं के प्रति क्या रुख रहा है, यह सर्वज्ञात है। इसलिए अब अगर मोदी को अपने उम्मीदवारों में जीतने लायक मुसलमान, महिला और पिछड़े उम्मीदवार नहीं मिलते और वे निरंतर सवर्ण, हिंदू और पुरुष प्रधान दल और सरकार चलाते आ रहे हैं, तो इसमें जितना कसूर उनका है, संघ का भी उतना ही कसूर है। उनके व्यवहार में लोकतंत्र का किरदार जरूर दिखता है, लेकिन खुद संघ कितने लोकतांत्रिक ढंग से चलता है यह भी सोचना चाहिए। अगर भाजपा और मोदी ने कुछ सार्थक बदलाव लोकतंत्र और चुनावी अनुभवों में किया है, तो संघ ने उतना भी नहीं किया है। और सत्ता में आई भाजपा के साथ संघ का और उसके तपे तपाए स्वयं सेवकों के क्या रिश्ते बने हैं, वे किस स्तर पर जाकर भाजपा और सत्ताधारी नेताओं की सेवा करते हैं, और खुद उनका आचरण कितना बदला है, इस पर भी किसी और से ज्यादा संघ प्रमुख को ही सोचना होगा। और मोरवी या बांग्लादेश के समय वाला सेवा भाव क्यों विदा हो गया है, यह तो सोचना ही चाहिए। जो भी हो, आगे की जो भी अपडेटें होंगी आरएसएस से संबंधित और बीजेपी के बारे में, वो हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।